हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 को करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किस विद्वान ने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दया नारायण निगम। दया नारायण निगम जो कि उर्दू पत्र जमाना का संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसे माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित गौरी दत्त इस उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंगन के पार द्वार नामक कविता संग्रह में यह कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगदम्बा प्रसाद। अगला प्रश्न है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय क्या नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? पूछा गया जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो किस आलोचक की हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? आपसे नवगीत विधा से किस कवि का संबंध नहीं है पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरिधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 आदमियों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर नदी दुख की बदली महादेवी वर्मा का प्रयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांध्य गीत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला ने किस उपन्यास को ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रभावती को। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इकबार। यह प्रसिद्ध पंक्ति रीतिकाल के किस कवि की है जिसे अक्सर भ्रमवश बिहारी का मान लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह पंक्ति रसलीन की उसकी पुस्तक अंग दर्पण से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का सही क्रम उनके जन्म काल के अनुसार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवदास चिंतामणि देव और पद्माकर। केशवदास का जन्म काल 1555, चिंतामणि का 1609, देव का 1673 तथा पद्माकर का 1753 है। तो इस तरह से सही काल जो क्रम है होगा केशवदास चिंतामणि देव और पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति और जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छवि को सदन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद्र चित्रिस जसन लाल मुखानी करत हो। इस पंक्ति में प्रयुक्त तिर्यक शैली और भाषा की सूक्ष्मता के आधार पर इसके रचयिता की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद इस पंक्ति के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में मम्मट के काव्य प्रकाश को आधार मानकर काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि त्रिपाठी इसकी रचना किए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु जी ने किस वर्ष बलिया के व्याख्यान में कही थी, जिसे भारतवर्षिणी कैसे हो सकती है निबंध के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न क्या है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु जी ने किस वर्ष बलिया के व्याख्यान में कही थी, जिसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी में। यह बलिया के ददरी मेले के अवसर पर यह ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला की किस रचना को परिमल की भूमिका में हिंदी की शक्ति पूजा के समान गौरव प्राप्त है और जिसे छंदों के बंधन से मुक्ति का घोषणा पत्र माना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जूही की कली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। पूछा गया जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। हम लोग झरना का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। झरना का जो प्रकाशन वर्ष है 1918, आंसू का आपका 1925 हो जाएगा, वहीं लहर का 1933 तथा कामायनी का 1935 प्रकाशन वर्ष है। तो इस अनुसार आपका जो सही अनुक्रम है झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 लखनऊ की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इस अधिवेशन के आयोजन में मुख्य भूमिका किन दो साहित्यकारों की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद अहीर। इन्होंने इसकी नींव कहाँ रखी थी, तो लंदन में इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अज्ञे की यह कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बावड़ा अहेरी में यह संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी विधा के विकास क्रम में समानांतर कहानी आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर, जिसका शुरुआत जो सूत्रपात 1972 के आसपास कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम, आकाशदीप, पुरस्कार और गुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी जिसे सोजे वतन संग्रह में शामिल किया गया था, मुंशी प्रेमचंद ने किस नाम से लिखी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवाब राय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे 1960 कहानी जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये चार आपको दिया गया है रचना और रचनाकार के नाम, इसमें से पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीसरी कलम कसम, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि तीसरी कसम किसी रचना है, तो यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है, यहाँ लेकिन निर्मल वर्मा दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर न दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुत्तरित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूरज भी न देख सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, और सूर्य पश्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निशीथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाग्दत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कनक छोड़ी सी कामनी काहे को कटी छिन यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रीतिमुक्त कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आलम की है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि जब उन्होंने यह पंक्ति लिखी तब उनकी पत्नी शेख रंगरेजिन ने इसके जवाब में लिखा था कटी को कंचन काटी विधि कूचन मद धीरी दिन। अर्थात ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आलम। और आलम की पत्नी कौन थी? तो शेख रंगरेजिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी गंग दुवो भय सुख कविन के सरदार यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि ने तुलसीदास और गंग कवि की प्रशंसा में कही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भिखारी दास। भिखारी दास ने कवियों के महत्व को बताते हुए यह प्रसिद्ध दोहा लिखा था। उन्होंने ही रीतिबद्ध कवियों के लिए काव्य निर्णय जैसे ग्रंथ लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि आहाँ से उपजा होगा गान छायावाद के किस स्तंभ की यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की। यह पंत जी की उच्छ्वास या प्रारंभिक कविताओं से ली गई है। वे प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग इस पंक्ति में बिहारी ने किस आभूषण के माध्यम से श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कान का आभूषण। यहाँ तर्योना के दो अर्थ हैं, एक कान का गहना और दूसरा वह जो अभी तक तारा अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं है। श्रुति के भी दो अर्थ हैं, कान और वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हटो व्योम के वेग पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं यह ओजपूर्ण पंक्ति किस राष्ट्र कवि की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी की। यह उनकी प्रसिद्ध कृति कुरुक्षेत्र से उद्धृत है। दिनकर जी को अधैर्य का कवि और राष्ट्र कवि कहा जाता है। सॉरी मैंने आपको इस जो हटो व्योम के मेघ पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं यह ओजपूर्ण पंक्ति किस राष्ट्र कवि की है? इसका सही उत्तर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। लेकिन उसकी जो ये जो पंक्तियां हैं ये हुंकार से उद्धृत हैं ना कि कुरुक्षेत्र से, तो आप इसे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाली रामचंद्रिका केशव दास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1601 ईस्वी में। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना मात्र एक रात में की थी। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाने वाली रचना झरना जयशंकर प्रसाद जिसके रचनाकार हैं किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ। इसी वर्ष से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रसाद की जौन रचना है वो आंसू लहर और कामयानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है जिससे प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी का वह कालजयी उपन्यास तमस जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की किस कृति को, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1959 में प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चिदम्बरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभावना। जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहां कारण के होने पर भी कार्य सिद्ध ना हो, जैसे नैनहु को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेषोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा विशिष्ट भेद विद्यमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जब एक ही व्यंजन वर्ण, जैसे यहाँ क्या है तो की आवर्ती अनेक बार हो, तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। तो यहाँ क्या है, तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर, इसमें तो की आवर्ती है, इसलिए ये कौन सा अनुप्रास अलंकार का विशिष्ट भेद है? तो ये वृत्त्यानुप्रास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपमेय है। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। यहां मन की तुलना की जा रही है, अतः यह उपमेय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृग उड़ झट टूटत कुतुम जुड़त चतुर चित प्रीति, परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। बिहारी की इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंगति। असंगति क्या होता है? जहां कार्य और कारण में संगति ना हो, उलझती आंखें हैं पर टूटता परिवार, वहां असंगति अलंकार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, बहुब्री समास। बहुब्री समास, शाखा मृग का जो आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है? शाखाओं का मृग। लेकिन जो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? वानर बंदर के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए यहाँ बहुब्री समास होगा, ना कि तत्पुरुष। तो शाखाओं का मृग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ वानर के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुब्री समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्ण से बनी कुटी। कौन सा समास? लुप्तपद तत्पुरुष समास, क्योंकि जो से बनी जो है, ये जो मध्य पद है, मध्यम पद, इसका क्या हो गया है? लोप हो गया है। केवल पर्ण की कुटी कहना व्याकरण रूप से उतना सटीक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, पर्ण से बनी कुटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्याकृत कृत अकृत में कौन सा समास विद्यमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कृत्याकृत का विग्रह क्या होगा? किया हुआ या ना किया हुआ। यह विशेषण उपय भेद कर्मधार का उदाहरण है, जहां दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल उदाहरण और भी देख सकते हैं, जैसे शीतोष्ण, लाल और पीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजपानी शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुब्री समास है। ब्रजपानी का विग्रह क्या होता है? ब्रज है पानी, अर्थात हाथ, अर्थात ब्रज है जिसके हाथ में, वो किसे कहते हैं? तो इंद्र देवता को कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्री समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नज तत्पुरुष जिसे निगेशन तत्पुरुष अर्थात समास का सही उदाहरण कौन सा है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिष्ट। जिस समाज का पहला पद निषेधवाचक है, निषेध मीन्स मना, नौ, अन, आ, ना, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, नज पुरुष कहलाते हैं। तो न इष्ट, देखिए इसमें अनिष्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा इसका न इष्ट, तो इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महोष्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महा प्लस उष्म। यहाँ आ और प्लस उ मिलकर क्या हो रहे, ओ हो रहे हैं। यह कौन सा संधि का उदाहरण है, तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वाग्मय शब्द में कौन सी संधि है, इसका सही विच्छेद क्या है। वाग्मय में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाक्य प्लस मय से वाग्मय बना है, यह व्यंजन संधि है। अगर क, च, त, प के बाद किसी वर्ण का जैसे पंचम वर्ण कौन, जैसे म, न आए तो क्या हो जाएगा, जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण ड में बदल जाएगा। जैसे वाग्मय क है, यहाँ ये प्रथम वर्ण है, ये म पंचम है, तो ये क्या हो जाएगा, को अपने पांचवें में क्या था ड में बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा वाग प्लस मय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यन संधि। यन संधि, इसका आप बता सकते संधि विच्छेद क्या होगा प्रत्युपकार का, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। यहाँ क्या हुआ है ई प्लस ऊ से ऊ हो गया है, इसलिए यहाँ यन संधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत प्लस हरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुस्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुह प्लस तर। ये कौन सा संधि है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकविता आंदोलन का औपचारिक सूत्रपात 1965 के किस पत्रिका के अकविता विशेषांक से माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रारंभ। अकविता को दे 60वीं कविता के दौर में हुआ है। 1965 में प्रारंभ नामक काव्य संकलन के प्रकाशन के साथ ही इस आंदोलन की क्या औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इसमें तत्कालीन समाज के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। तो क्या किया गया है, जो समाज के प्रति जो है वो गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कविता आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम परमार। इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन बी श्याम परमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा गया कि अकविता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें कुंठा, संत्रास, अस्वीकार और विसंगति की प्रधानता है। अगला प्रश्न था अनिवार्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही होगा। वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों इसके सही हैं विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्थावर का अप्रयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जंगम, इसका अप्रयुक्त विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उन्मिलन शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निमीलन, इसका सही विलोम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण की वैशिष्ट क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुसुप। तो ये इसका जो विशेषता पूछा कि ब वर्ण की विशेषता क्या है, अर्थात वो का किस श्रेणी का वर्ण है, उच्चारण कहाँ से होता है, क्या किस किन अंगों का स्पर्श करती है, तो ये सब इसकी विशिष्टता उस अनुसार उसके आधार पे आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
दंत ये दंत्योष्ट स्पर्श अल्प्राण घोष निर्नुनासिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन रेट्रोफ्लेक्स फ्लैप जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। पूछा गया प्रश्न आपसे हिंदी वाला में उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जो कठिन हिंदी के शब्द है उसका कुछ कुछ इंग्लिश में भी लिख दिया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉ और डॉ को कहा जाता है। ये द्विगुण व्यंजन इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद की व्याख्या करते हुए निबंध को बुद्धि की व्यवसाय कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। शुक्ल ने जी ने इसी निबंध में पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया है। कविता क्या है उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। यह उन्होंने निबंध विधा की महत्ता बताने के लिए किया गया था प्रयोग इस कथन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुटज अशोक के फूल कल्पलता जैसे ललित निबंधों के रचयिता कौन है जिन्हें ललित निबंध का प्रवर्तक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किस तत्कालीन वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे जिसमें अंग्रेजी शासन पर तीखा व्यंग्य किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चितवन की छां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। अगला प्रश्न है ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का उपयुक्त भाव स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी भी झमेले में न पड़कर अपने काम से काम रखना। अगला प्रश्न है होनहार बिड़वान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिभावान व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहानी विधा के संदर्भ में समांतर कहानी आंदोलन के प्रणेता कमलेश्वर ने अपनी किस पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सारिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोसी का घटवाड़ और दाज्यू जैसी प्रसिद्ध कहानियों के रचनाकार कौन है जिनका हाल में ही साहित्य जगत में काफी चर्चा रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेखर जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की वह अंतिम कहानी कौन सी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के स्थान पर नग्न यथार्थवाद की पराकाष्ठा माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कफन को नग्न यथार्थवाद की पराकाष्ठा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पर्दा कहानी जो मध्यवर्गीय परिवार की झूठी मान मर्यादा और दरिद्रता पर आधारित है के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यशपाल। ये पर्दा कहानी यशपाल की क्या है प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी है। यह मध्य वर्ग की उस मानसिकता को दिखाती है जहां मान मर्यादा को ढकने के लिए केवल एक कपड़ा बचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कहानी और उसका मुख्य पात्र दिया गया है उसमें आपको देखना है कौन सा कहानी और उसके पात्र सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मलबे का मालिक।
यह विकल्प गलत है क्योंकि मलबे का मालिक जो कि मोहन राकेश का मुख्य नाटक है, उसके मुख्य पात्र क्या हैं? गनी मियाँ। इसलिए ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलबे का मालिक। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है हिंदी में रेखाचित्र विधा का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्म पराग को। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है लाल तारा, माटी की मूर्ति जैसे प्रसिद्ध रेखाचित्रों के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को सब चित्रों का जादूगर भी कहा जाता है। उनके रेखाचित्रों में भाषा की संक्षिप्तता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को उस रेखाचित्र संकलन का नाम बताइए जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों जैसे गिल्ली, गौड़ा, नीलकंठ का वर्णन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरा परिवार। इस कृति में महादेवी वर्मा ने जो पशु पक्षी हैं उन सभी का वर्णन अपने परिवार के रूप में किया है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न रेखाचित्र और संस्मरण के मेल से बनी रचना दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी ने मुख्य रूप से किस विधा के माध्यम से रेखाचित्र के विकास में योगदान दिया और उनका प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका किसे माना जाता है? उनकी रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानकी देवी बजाज। उसकी आत्मकथा मेरी जीवन। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जिसके रचनाकार है की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है और इसका प्रथम खंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 खंड में 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है लाला निवास दास के किस नाटक को हिंदी का प्रथम दुखांत ट्रेजेडी नाटक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी को। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है बधिया और घीसा जैसे मार्मिक रेखाचित्र संस्मरण महादेवी वर्मा के किस संग्रह में संकलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आत्मकथा और लेखक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धकथानक, जो कि ये विकल्प गलत है, जिसके लेखक बनारसी दास जैन है ना कि चतुर्वेदी। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने अपने पिंजरे। किसके रचनाकार जो हैं मोहनदास नेमिसा हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे दलित विमर्श का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है मुर्दैया और मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक डॉक्टर तुलसी राम ने अपने बचपन के संघर्ष को किस क्षेत्र अर्थात लोकेशन की पृष्ठभूमि पर लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली दलित कविता अछूत की शिकायत 1914 ईस्वी के रचयिता कौन है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा डोम। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चिदम्बरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है जिस पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी संजीव को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुझे पहचानो। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही अमृतराज द्वारा रचित प्रेमचंद्र की जीवनी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, किस महिला लेखिका को उनके उपन्यास जिंदगी नमा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती को। आखिरी प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे और उन्हें यह पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने इन प्रश्नों में कितना प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।